बाजार बोलता है इसमें एफ आई एस के डेटा से शुरुआत करते हैं। कल एफ ने क्या किया और डी क्या करके गए हैं इंडियन मार्केट में। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है इस मार्केट में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट अगर मिलता रहे तो कम से कम ये पता रहता है कि आप सही चल रहे हैं या नहीं। सही चल रहे हैं, प्लस साइड पर हैं तो सही चल रहे हैं, क्योंकि डी एफ दोनों खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि एफ ने थोड़ी हल्के हाथ से खरीदारी की है, 349 करोड़ की बाइंग की है कल, और डी ने करीब 10,105 करोड़ की बाइंग की है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एफ डी दोनों प्लस साइड पर हैं, लेकिन डी ज़्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट 3 दिन की छुट्टी के बाद, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी के बाद कल खुला और धमाका कर दिया। करीब डाउ जोन्स 740 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। कारण सिंपल था, ये हमें वीकेंड में ही पता था, जब माफ़ कीजिएगा कल मंडे मॉर्निंग में ही पता था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन वाला जो टैरिफ की डेट है उसको खिसका के 9 जुलाई करा, तो ये पता लग गया था कि अमेरिकन मार्केट में तेज़ी आ जाएगी। तो अमेरिकन मार्केट मंडे को बंद रहा, तो ट्यूसडे खुला, ट्यूसडे को साथ धमाका कर दिया। शंघाई और निकाई और कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। हैंसेंग में करीब ½ % की गिरावट है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज की मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर्स में टेक्नो इलेक्ट्रिक करीब 12% ऊपर है, इन्फीबीम करीब 11% ऊपर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 9%, स्पार्क और एल आई सी आज काफ़ी दिनों बाद अच्छा मूव दिखा रहा है आफ्टर रिजल्ट्स। देखना होगा, क्योंकि इसका जो मार्च क्वार्टर होता है वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इनको तमाम तरह की डिविडेंड इनकम और इधर उधर की इन्वेस्टमेंट इनकम आती हैं, तो वो अदर इनकम्स में ऐड हो जाती हैं। साथ ही अगर देखें तो टॉप लूजर्स में DCX इंडिया यहाँ पर आफ्टर रिजल्ट्स थोड़े काउंटर प्रेशर में है। रेड टेप 5.5%, फ्लूरोकेमिकल करीब 4.5%, ऑर्किड फार्मा करीब 4.5% और भारत डायनेमिक्स करीब 4% नीचे, ये भी आफ्टर रिजल्ट्स, इस पर भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। लेकिन इस समय जो पॉजिटिव खबर जो रचित भाई बोल भी रहे थे, उस खबर को ही मैं सबसे पहले ले लेता हूँ। भारत अमेरिका में जल्द ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। हालांकि ये खबर कई बार आ चुकी है, लेकिन इस समय इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि भारत के डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ था। पहले कॉमर्स मिनिस्टर गए हुए थे, उसके बाद एक डेलीगेशन भी वहाँ पर स्टे कर रहा था। 8 जुलाई से पहले एग्रीमेंट करने का लक्ष्य है, और ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ट्रेड डील नहीं होगी। ट्रेड डील तो बड़ी पूरी सारे ट्रेड्स को लेकर, सारे सेक्टर्स को लेकर होगी। एक ट्रेड एग्रीमेंट जो कि इंटरिम ट्रेड डील कहा जा सकता है, वो जल्द हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत उससे पहले कह रहा है कि जैसे ही ट्रेड एग्रीमेंट होती है तो आप ये टैरिफ हटा दें हमारे, और 26% जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, ये अभी तो 9 जुलाई तक ही लागू है, कि 26 जुलाई तक उसमें रिलीफ दिया गया था, लेकिन बेसलाइन टैरिफ जो कि 10% लगाया गया था वो अभी भी है। तो अब भारत कह रहा है कि टैरिफ हटा दो आप अमेरिका से। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बेसलाइन भी हटेगा या केवल रेसिप्रोकल ही हटा रहेगा। रचित जी, अगर देखें तो ये दोनों ही तरह के टैरिफ, देखिए 10% टैरिफ को तो शायद दोनों इकोनॉमीज़ ने या पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया पर ही लग गया 10% टैरिफ तो। लेकिन क्या लगता है कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट की खबर आती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? 25,000 के आसपास हम ऑलरेडी आकर खड़े हो गए हैं, तो अगर पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट करना है तो फिर तो हमें ऑल टाइम हाई सोचना होगा, और अगर हमें प्रॉफिट बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़ वाले माइंडसेट पर चलना है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी तेज आनी चाहिए। किस साइड पर जाएंगे आप? देखिए विवेक सर, आपने ना अपने ही सवाल में जवाब भी दे दिया है। जिस तरीके से मार्केट पॉइज्ड है, और आप एक और चीज नोटिस करिएगा कि मार्केट ना एक टाइम के बाद हर न्यूज को डिस्काउंट करके बैठ जाता है, और धीरे धीरे एज द टाइम पासेस बाय, वो बोलते हैं ना कि समय हर जख्म को वो कर देता है, हील कर देता है। वही वाली सिचुएशन आती हुई दिखेगी आपको कि अब ये गो थ्रू भी हो जाएगा ना, तो भी उसके बावजूद आपको थोड़ा बहुत एक जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो देखने को मिल सकता है। बट देन आई बिलीव इन अ डे और टू टाइम मार्केट वापस से अपना जो मूवमेंट है वो वापस करना चालू कर देगा। कुछ बहुत सेक्टर्स, क्योंकि जैसे ही ये डील आपके हाथ में आती है आपको क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली कौन से सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसका एक स्टडी होगा, और 1 से 2 दिन में वो सेक्टोरियल चर्निंग जरूर आपको देखने को मिल पाएगी। बट क्या मार्केट में बहुत यूफोरिक मूवमेंट होगा?
एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा नहीं दिखता। इसके पीछे का कारण एक और है। देखिए, मार्केट भी समझ गया है, हमारा भी, और दुनिया भी समझ गई है। ये ट्रम्प साहब जिस तरीके का अनाउंसमेंट करते रहते हैं, फिर उस पर एक बैकफुट ले लेते हैं, तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और हम कहीं ना कहीं अब इस आश्वासन के साथ बैठे हुए हैं कि बहुत ज्यादा कोई एक ट्रिमेंडस एक्ट जो वो करने की बोल रहे थे वैसा तो होता हुआ नहीं दिखेगा। तो यस, सेक्टोरियल चर्निंग हमको जरूर देखने को मिल पाएगी। बट क्या मार्केट एक डायरेक्शनल चेंज करेगा, वो नहीं होता हुआ दिखता सर। एट द वेरी फेस ऑफ इट वो आ भी जाएगा ना, एक दो दिन का यूफोरिया, एंड फिर वापस से मार्केट अपना नॉर्मल मूवमेंट करेगा। ठीक है सर, कौन से शेयर्स देखने हैं इस समय अगर भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर जो कि अमेरिकन मार्केट में या अमेरिकन इकोनॉमी में एक्सपोजर रखते हैं। मैं कुछ एक नाम बता देता हूं, आप उनके सेक्टर से या शेयर्स के नाम बता दीजिएगा। वेल्सपन लिविंग, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, मदरसन, परसिस्टेंट। आईटी तो सारा ही है लगभग, बाकी कुछ टेक्सटाइल हैं, कुछ ऑटो एंसिलरीज हैं, कुछ ऑटो कंपनीज हैं। ये मेन बोर्ड पर है। बाकी फिर बहुत सारे अलग सेक्टर्स भी हैं जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। किनको फ़ायदा मिलेगा सर सबसे ज़्यादा? सर देखिए, इनमें से आप जितने नाम दे रहे हैं ना, उसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि इनमें से कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जिनको यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भी एक रिस्पाइट मिल गया था, और उस रिस्पाइट के चलते उन्होंने मूवमेंट करना चालू कर दिया था। वापस से ही बात आती है। और एक और चीज हम सर नोटिस करें कि हमने एक टाइम था जब आईटी में बहुत ज्यादा बीटिंग देखी थी, और वो बीटिंग के लेवल्स अगर हम देखें 33,500 लेवल्स तक चला गया था आईटी। आज 37,538 लेवल्स पे चल रहा है। मैं ये आपको दोनों चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो हमने बीटिंग देखी थी उससे हमने रिवाइवल भी देख लिया। अब जैसे एक बहुत बेसिक आपको एग्जांपल देता हूँ, मदरसन सूबी की तरफ आप नजर डालिए। मदरसन सूबी वाज वन ऑफ द फ्यू जिसको सबसे ज्यादा हिट किया गया था, सबसे ज्यादा बातें बनाई गई थी कि इनको तो बहुत मैसिव प्रॉब्लम आएगा। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इनका एक्सपोजर बहुत है यूएस में। आप देखिए नीचे आया, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लिया, अब वापस ऊपर ट्रेड करने लग गया है। अब आप मेरे को अगर ये बोले कि इससे इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या फायदा होने वाला है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर ये पॉजिटिव आ जाती हैं, सारी चीजें इन फेवर में भी आ जाती हैं, तो ये यहाँ से हार्डली मूव करके कहाँ तक जाएगा, 158 से 162 तक का लेवल जाएगा। तो जो मैं आपको बात बता रहा था ना, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज डिस्काउंटेड है ऑलरेडी। अब हम टाटा मोटर्स पे अगर नजर डालें, टाटा मोटर्स भी देखिए लोअर लेवल्स पे गया था, बहुत ज्यादा बातें हुई थी इनके जेएलआर बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। 560 540 रुपए हमने देखा भी था। आज आप देखिए 722 का हाई मार के 717 पे ट्रेड कर रहा है। आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शनल मूव अगर आता भी है तो ये 745 752 तक वो लेवल जा सकता है। तो बहुत ज्यादा क्या एक इम्पैक्ट दिखेगा, समहाउ आई बिलीव मार्केट अब उस चीज को फैक्टर इन करके बैठा हुआ ही है कि जिस तरीके से इन्होंने चाइना जिसके अगेंस्ट इतनी ज्यादा बातें करी थी, और उसके बावजूद अब जो सॉफ्ट कॉर्नर करते हुए सारी चीजें बना रहे हैं, मार्केट हमारा भी उस तरीके से तैयार हो गया कि हमारे साथ भी एक लेवल हेडेड डील ही होगी। कोई बहुत ज्यादा हमारे फेवर में तो नहीं आएंगे, बट बहुत नेगेटिव होता हुआ भी नहीं दिखेगा। तो मार्केट ऑलरेडी वो डिस्काउंट करके बैठा। तो मार्केट डिस्काउंट कर कर बैठा है इन सभी सेक्टर्स में, यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो अभी ठीक है, अगर कुछ खबर आती भी है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज, सॉरी सर, मैं हाँ मतलब जी, बताइए बताइए सर। कहना चाहूंगा। एक ना अभी हमने डेटा देखा था जिसमें हमने एफआईआईएस और डीआईएस का बाइंग फिगर देखा था। अब सर डीआईएस का बाइंग फिगर हमें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, बट शो के स्टार्टिंग में जो मैंने बात कही थी ना, आप देखिए कहीं ना कहीं उसका आपको एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि कल डीआईएस ने बाइंग तो करी है, बट कल दो बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी सर। इंडिगो 11,000 ऑड करोड़, कुछ 11,400 या ऐसा कुछ था, और एक पारस डिफेंस की ब्लॉक डील थी। अब किसने कहाँ कितना खरीदा वो देखने वाली बात होगी। अगर एफआईएस की फिगर में हम देखें, और 348 करोड़ का उन्होंने कैश में बाइंग करी थी, पर फ्यूचर में उनकी शॉर्ट पोजीशन 4,500-5,000 करोड़ की बन गई थी। तो ये जो मार्केट का एक कंफ्यूजन है ना, ये वही दिखा रहा है कि बाइंग फिगर्स भी आ रहे हैं और फिर मूवमेंट भी नहीं आ रहा है। तो ये जो अपन खोजना चाह रहे हैं ना सवाल कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, तो सर जवाब पूरी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको आप डिटेल से देखेंगे तो उसी में मिल जाएगा कि जवाब के पीछे का कारण ये है कि ये जो फंड आ भी रहा है। अब जैसे डीआईएस आप देखें, हम लोग जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड में फंड डाल रहे हैं वही तो आ रहा है। अब वो या तो 10,000 करोड़ अगर मार्केट में डायरेक्टली आता तो एक अलग मूवमेंट करता, बट कल
नीचे के डायरेक्शन का मूवमेंट भी किया और इतनी बाइंग भी हो गई। तो सर ये जो ब्लॉक डील्स हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं फंड कंज्यूम कर रही है। ठीक है, लेकिन सर एक इम्पॉर्टेंट खबर और काफ़ी आईपीओ मार्केट भी अब गर्म होने लगा। जैसे ही 25,000 निफ्टी आया तो मार्केट में गर्मी आनी शुरू हो गई। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओस की फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में जुड़ गया एचडीएफसी अपना एक आईपीओ लेकर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी का आईपीओ होगा ये, एचडीबी फाइनेंशियल का, जिसको सेबी से इस हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। एचडीबी फाइनेंशियल में एचडीएफसी बैंक का 94.6% स्टेक है और हुंडई के बाद एचडीबी का जो आईपीओ होगा ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा इंडिया के अंदर। हुंडई का आईपीओ जो आया था वो $3.3 बिलियन का आया था, ये करीब $1.3 बिलियन का होगा। एचडीबी की अगर एचडीएफसी बैंक में क्या उपयोगिता है, क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो उसके बारे में बता देते हैं। Q4 आय इनकी करीब 4266 करोड़ रुपए रही थी, प्रॉफिट 531 करोड़ रुपए रहा। एचडीएफसी बैंक की Q4 की आय में करीब अगर कंट्रीब्यूशन देखें इनका तो करीब 5% का है। सर आईपीओ लाना इनकी मजबूरी है एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि ये आरबीआई मैंडेटरी है कि जो एनबीएफसीज हैं उनके आईपीओ लाए जाएं। टाटा कैपिटल भी अपना आईपीओ के लिए डीआरएसपी वगैरह फाइल कर रहा है, प्रोसेस में है पूरा, और उनका भी $2 बिलियन का करीब का आईपीओ आना है। और वहाँ से भी कुछ एक अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी निवेशकों को जो ख़ास तौर से आईपीओ में निवेश करते हैं। सर कैसे देखें इस समय इसको? सर देखिए, न्यूज पॉजिटिव है और इस न्यूज के चलते आपको एचडीएफसी बैंक में भी एक थोड़ा सा अपटिक देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूं कि वैसे भी आप देखें एक टिपिकल अप ट्रेंड मूव में ही है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है एचडीएफसी बैंक को 980 रुपए को क्रॉस करने में। इस आईपीओ के फ्लोट होते होते एक बार मैं समझता हूं वो भी लेवल ब्रीच होगा और कहीं ना कहीं आपको 2080 से 2120 तक का लेवल एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है। क्योंकि इनको भी देखिए एक स्प्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इनका भी थोड़ा सा स्टेक जो है वो ऑफलोड इनको करना होगा। कैसे करेंगे, क्या प्राइस बैंड आता है, वो सारी चीजें डिटेल आएगी। बट उसके पहले एक जो मूवमेंट है वो जरूर अपसाइड का आपको बनता हुआ दिख सकता है इसमें 9 को। ठीक है सर, तो एचडीएफसी बैंक में क्या करें सर इससे पहले? देखिए, अगर आपकी पोजीशन है तो उसको बिल्कुल बरकरार रखें। अभी 1900, क्योंकि हम लोगों ने बार बार ये लेवल्स दिए हैं कि 1970-80 के बीच में आया तो प्रॉफिट बुक करें, इस बार ना करें। इस बार आप एक अपसाइड का इंतजार करें और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है हो सकता है आपको आईपीओ के टाइम तक या उसके पहले भी एक बार ये 2080 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, औसत से ज़्यादा बारिश होगी इस साल, ये खबर है सर इस समय। और 106% जितना लॉन्ग टर्म एवरेज है उसका 106% बारिश होगी, यानी कि बारिश अच्छी होने वाली है। आईएमडी ने ऐसा बोला है और वो कह रहे हैं कि जून में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो जो लोग जुलाई अगस्त को मानसून मान कर बैठते हैं वो इस बार मान लें कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में खास तौर से कि जून में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली है। एक एवरेज का 108% बारिश इसी महीने में होने वाली है, मतलब जून में। अब मई तो ऑलमोस्ट एंड हो गया। जून में देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन में होगी कि नॉर्दर्न इंडिया में हो रही है, वेस्टर्न में हो रही है, अक्रॉस इंडिया होगी ऑलमोस्ट। इसमें अगर पूरा मॉनसून सीजन देखें तो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया इसमें एवरेज की 106 या उससे ज़्यादा 106% या उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये आईएमडी का एस्टीमेट है। नॉर्थ वेस्ट इलाकों में जो बारिश है वो 92% से लेकर 108% के बीच में एवरेज की रह सकती है। तो यानी कि बहुत नॉर्मल या अबव नॉर्मल के आसपास वहाँ इस एरिया में भी रह सकती है। केवल बिलो नॉर्मल बारिश कहाँ होगी? नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर जो एवरेज है उसका केवल 94% तक बारिश होने का अनुमान है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ऐसा मानना है आईएमडी का। सर ये जो मॉनसून से जुड़े हुए शेयर हैं लाइक फर्टिलाइज़र शेयर्स, चाय, चावल और जितनी भी एग्रोकेमिकल वाली कंपनी हैं लाइक रैलिस इंडिया, ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, चंबल फर्टिलाइज़र, आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइज़र, चाय वाली कंपनीज जयश्री टी, मैक्लॉयड रसल, सीसीएल प्रोडक्ट, केआरबीएल चावल वाली, एलटी फूड चावल वाली, या शुगर कंपनीज फॉर एग्जांपल बलरामपुर, धामपुर, कहीं पर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है
कि इस मॉनसून का फ़ायदा उठाना चाहिए? सर देखिए, मॉनसून का फायदा उठाते हुए कुछ कंपनीज जो मेरे को समझ में आ रही हैं अभी, फर्टिलाइजर पे हम पहले नजर डाल देते हैं। अट्रैक्टिवली पॉइज्ड फर्टिलाइजर सेक्टर में मुझे दो कंपनी नजर आ रही है। एक तो जिसका भी आपने नाम लिया था, चंबल फर्टिलाइजर, रीसेंट करेक्शंस के बाद एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और फंडामेंटली अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये कंपनी नजर आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर पे आप नजर बना सकते हैं। उसके साथ साथ कोरमंडल इंटरनेशनल, ये एक और ऐसी कंपनी है जो आपको अट्रैक्टिव अपसाइड रिटर्न दे सकती है। इनको भी लेवल्स देख के आप बाय कर सकते हैं। अगर हम कंजम्पशन स्टोरी की बात करें, उसमें रूरल कंजम्पशन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और इसमें से एक बीच की थीम मैं अगर निकालना चाहूं, तो एक बीच की जो पर्टिकुलर निकलती है, सर हम टाटा कंज्यूमर को ले लेते हैं। इसमें टी कॉफी जो आप बोल रहे हैं उसका भी एक आपको टिंच देखने को मिलता है। तो ये भी एक अट्रैक्टिवली पॉइज्ड कंपनी है। उसके साथ साथ आप देखें शक्ति पंप, ये एक अच्छी कंपनी है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रही है। और जैसे ही आप देखें मॉनसून अच्छा आता है, एग्रीकल्चर में आपको एक अपटिक देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो ये सीजन होता है बारिश आने के बाद, जो हार्वेस्ट सीजन होता है, उसमें आपको एक फिर रूरल डिमांड में अपटिक देखने को मिलता है। तो उसमें आप क्या देख सकते हैं, उसमें हीरो मोटोकॉर्प पे आप नजर बना के चल सकते हैं, आयशर मोटर्स पे नजर बना के चल सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड। तो ये पूरा का पूरा एक बकेट है जो अगर आप रेन या उसके आने वाले 2 क्वार्टर्स तक के लिए आप अगर अपना बकेट बनाना चाहते हैं, तो इन स्टॉक्स पे आप नजर रख के चल सकते हैं। ये कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं और रीसेंट करेक्शन के बाद अब इनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपनी पोजीशन जरूर बना के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और खबरों पर, क्योंकि हमने देखा कि सर मॉनसून को लेकर जो खबरें आई हैं, लेकिन सर मॉनसून में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। जो शुगर कंपनियां हैं, ख़ास तौर से शुगर कंपनियों में जो प्रोडक्शन था इस बार, जो लास्ट ईयर भी मॉनसून नॉर्मल था और नॉर्मल मॉनसून में यही माना जा रहा था कि शुगर के शेयर बढ़ेंगे, लेकिन उल्टा गिर गए। कारण जब निकल कर आया वो थोड़ा बाद में निकल कर आया कि रिकवरी रेट जो था गन्ने का वो कम था। मॉनसून अच्छा आ गया, रिकवरी रेट कम था। इस बार अगर रिकवरी रेट थोड़ा ठीक हो गया मॉनसून के चलते, तो क्या लग रहा है कि शुगर शेयर ज़्यादा अच्छी पावर दिखाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पिटा हुआ सेगमेंट है? बिल्कुल सर, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, बट प्रॉब्लम एक और आती है आज के टाइम ना। पिछले 3-4 सालों से द वे वी हैव बीन फेड इनटू, हम शुगर की अगर अकेली बात करते हैं ना, तो शुगर की अकेले बात करने में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हम बोलते हैं भैया बताओ इसमें एंसिलरी सप्लाई क्या निकलती है, ये एथेनॉल निकालते हैं, ये डिस्टिलरी बिजनेस में है, क्या है। तो ये एक ना हमारे लिए चाहे आप मान लीजिए कि जितने मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं, सब उसका एंसिलरी बिजनेस पे भी फोकस करने की बात करते हैं। ये बात जरूर आपकी सही है कि शुगर बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो गया है और शुगर में अभी आप देखें एक अपटिक भी आना चाहिए। अगर जैसे कि आप बता रहे हैं सप्लाई, क्रॉप सप्लाई में प्रॉपर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं शुगर से रिलेटेड जो आपको एक अपमूव दिखा सकती हैं। और ऐसी भी हैं जिनका एंसिलरी बिजनेस भी अब थोड़ा सा इंप्रूव, जैसे प्राज इंडस्ट्रीज की अगर हम नजर डालें, ऑफ हाइस बहुत ज्यादा करेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये कहीं ना कहीं फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। जैसे ही एक अपटिक आना चालू होगा, प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसा पर्टिकुलर काउंटर है जो आपको एक अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। उसके साथ साथ अभी आपने जिसका ग्राफ खोला था, बलरामपुर चीनी, ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा बीटन डाउन है क्योंकि लो से एक अपटिक पे आ गया है। बट लोअर लेवल्स पे अगर आपको देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए समवेयर क्लोजर टू 500 अगर आपको मिलता है और वहां पे आप पोजीशन बनाते हैं, तो एक अपटिक जो आएगा वो आपको 600 प्लस लेवल तक बहुत कंफर्टेबली लेके जा पाएगा। तो ये भी आपकी एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म अट्रैक्टिव ट्रेडिंग बेट बनती हुई दिखती है। ठीक है। अगली खबर सर, जीडीपी डेटा, क्योंकि जीडीपी डेटा इसी वीक में आने वाला है फ्राइडे को, और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये भी। Q4 का जीडीपी डेटा होगा और इस बार तो पूरे साल का भी होगा। तो आउटलुक वगैरह पर भी बातें होने लगेंगी, रिपोर्ट्स आएंगी नहीं कि अगले साल के लिए जीडीपी के एस्टिमेट्स क्या होने चाहिए, सब तरह की बातें होंगी।
Q4 जीडीपी डेटा 6.4 से 6.5% के बीच में रहने वाला है। पूरे साल के लिए जो जीडीपी है वो 6.4% रहने का अनुमान है। अगर हम देखें तो पिछले 4 साल में ये जीडीपी थोड़ी सी लोएस्ट साइड पर रहेगी, लेकिन ऐसा हमें पिछले 2-3 क्वार्टर पहले ही पता लग गया था, क्योंकि जब हमने Q2 में जीडीपी डेटा देखा था। एक बार देख लेते हैं क्वार्टरली जीडीपी डेटा किस तरह के रहे हैं। Q3 में करीब 6.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। वहीं पर अगर देखें तो Q2 में 5.4, Q1 में 6.7। तो जो जीडीपी का लोएस्ट पॉइंट था, अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें, आप FY24 में भी देख लें तो 8% के आसपास ही FY24 में रहा हर क्वार्टर में। लेकिन इस बार इस साल जो रहा 5.4% भी रहा, जो कि Q2 में लगा। वही जीडीपी का लोएस्ट पॉइंट था। वहीं मार्केट भी गिरना शुरू हुआ था जब जीडीपी का डेटा आया था। और जैसे ही Q3 जीडीपी डेटा आया, मार्केट ने थोड़ा ब्रीदर लिया। उसके बाद जब नॉर्मल एक्टिविटीज़ आई, मैक्रो डेटा देखे, तो मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर संकेत देने शुरू कर दिए। सर, ये जीडीपी से क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं, और जीडीपी से जुड़े हुए कोई सेक्टर हैं जिन पर कि अगले 1-2 दिन में बैट लगानी चाहिए? देखिए सर, जीडीपी जो हम एक रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन लाइन ही है। मतलब आप देखिए, हमको बहुत पहले, जैसे कि आपने बताया भी अभी, कि हमको एक हिंट लग गई थी कि इन्हीं लेवल्स पे होगी। हमने आरबीआई की कमेंट्री में भी देखा है कि जीडीपी इसी लेवल के आसपास की उम्मीदें कर रहे हैं। एफएम साहिबा की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आए उनमें भी हमने देखा। तो बहुत ज्यादा क्या कोई एक पॉजिटिव सरप्राइज अगर आता है तो ओवरऑल मार्केट में आपको कुछ होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट, आई रियली डोंट सी इट हैपनिंग। आप ये देखिए, ऑल थ्रू आउट अभी अपने को देखने को मिल रहा है। क्या इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, कि अगर हम ये देखें कि जिस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, और हम एक थोड़ा सा बुलिश स्टांस लगा लेंगे, ठीक है, एज पर आर एक्सपेक्टेशंस कई कई सेक्टर्स ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। नॉट टू फॉरगेट कि वो परफॉर्मेंस जो है वो उनका कोर कंपनी परफॉर्मेंस के अलावा एक्सेप्शनल आइटम्स भी आप देखें, कितने क्वार्टर्स में अपना हाईएस्ट देखने को मिला है। तो अगर उस चीज से भी आप एक डेटा पॉइंट रीड करके एक डेरिवेशन निकालना चाहेंगे तो वो भी नहीं होता हुआ दिखेगा। मैं यही चीज कहूंगा, इन लाइन है। बहुत ज्यादा इसमें भी मूवमेंट मुझे नहीं होता हुआ लगता, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आना चाहिए। और मार्केट वही इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर करता है तो करता है, बट क्या ट्रेंड चेंज नहीं वो होता हुआ तो नहीं दिखता। सर, इसमें 2-3 सेक्टर होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग। कोई तो होगा जो कि आपको लग रहा है कि अब मॉनसून भी अच्छा आ रहा है। मैं सर कुछ शेयर सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सर मैक्रो डेटा पर बात करके ना मज़ा नहीं आ रहा। न्यूट्रल स्टांस नहीं सर, या तो पॉजिटिव बोलिए या नेगेटिव बोलिए, न्यूट्रल वाला मामला मज़ा नहीं आ रहा। अब प्रभु जो दिख नहीं रहा वो कैसे सर ये सर सब जनता जनता वरना सर जनता को कुछ तो, अब कोई आदमी स्क्रीन खोलता है तो वो देखने के लिए नहीं खोलता, वो कुछ करने के लिए खोलता है। करने का बताइए। अब मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा तो सर मैं क्या करूंगा? मतलब मैं हर सेक्टर पर अगर न्यूट्रल हो जाऊंगा तो सर मैं आज स्क्रीन खोल के करूं क्या? बस देखूं? देखिए विवेक सर, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। और कहीं ना आप ये देखिए, मार्केट ही उस तरीके से पॉइज्ड होके बैठ गया है ना, कि कुछ भी ब्रेकआउट आ नहीं रहा है, कहीं कोई मूवमेंट आ नहीं रहा है। और होता क्या है ना, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के लिए बोलने के बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करता है ना, तो आपको ही पता होता है कि आपके वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में वो सारी चीजें आने लग जाएंगी। इसने फंसा दिया, इसने बोला था, गंवार आदमी है, ये है वो है। तो ये क्या सर होता है, जब सर तक देखो वो सर क्लियर देखो एक तो स्टॉक मार्केट वैसे ही डराता है, ठीक है। अगर हमारे एक्सपर्ट भी डरेंगे तो फिर तो कॉल ही नहीं आ पाएंगी। सर ब्रेव बनिए थोड़ा, ठीक है। ट्रोलिंग होगी सर। देखिए, अगर आपको अपनी रिसर्च पे भरोसा है तो छोड़ दीजिए ना। जो जो अगर नीचे आ भी गया, अगर किसी ने कहा भी कि भाई मुझे रचित जी ने बताया, फॉर एग्जांपल मैं आप ही के ऊपर डाल देता हूं कि रचित जी ने बताया था कि फलाना शेयर बाय करना है और ये तो नीचे आ गया, तो सर आपकी अगर कन्विक्शन है, आप बोलो कि एवरेज कर ले भाई, थोड़ा और नीचे आ गया तो एवरेज कर ले। मेरी तो कन्विक्शन ठीक है, मैंने तो रिसर्च पॉइंट पढ़े हुए हैं। अगर आप डर के बोलेंगे नहीं मेरा तो स्टॉप लॉस कट गया, मैं तुम भी निकलो मैं भी भागूंगा, तो सर फिर दिक्कत होगी। तो आप सर कन्विक्शन वाला बताइए कुछ। देखिए ऐसा नहीं है। और अगर हम सीजन के हिसाब से ही चले ना,
और मैं जीडीपी से ज्यादा अभी जो एक एडवांस स्टांस रखना चाह रहा हूँ वो रेंज को लेके रखना चाह रहा हूँ। और रेंज के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड लाइन है, मतलब अभी देखिए कि बाकी जितनी सारी बातें हुई ना, उन हम्म। सारी बातों में मेरे पास कुछ ज्यादा था नहीं, बट जैसे हमने रेंज की बात करी, मेरे पास एक प्रॉपर बकेट तैयार है रेंज के लिए, जो कहीं ना कहीं हम अभी सजेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई ये सेक्टर्स हैं, इन प्राइसेस में है। तो वो एक चीज जरूर देखने को मिल रही है रेंज के चलते। आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं ना, और उसमें आप देखिए जितने भी हमने आपको स्टॉक्स बोले हैं उन सब में हमारा एक बुलिश स्टांस ही बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो इन क्वार्टर और टू आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस अपने पोर्टफोलियो में बनता हुआ दिखेगा। तो उस पे फोकस करें, और उस पे अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक का लेवल चाहें या कुछ कमेंट्री चाहें तो वो जरूर मैं आपको दे सकता हूँ। रेन की बकेट हमारी बहुत अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। ठीक है, चलिए सर, अब थोड़ा सा रैपिड फायर खबरों पर रैपिड फायर कर लेता हूं, क्योंकि फिर बहुत सारे दर्शक हैं जो सवाल के रैपिड फायर में आना चाहेंगे। आईटीसी पर ब्लॉक डील की खबरें हुई हैं कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी ने करीब 2.3% हिस्सा बेचा है। 400 रुपये पर शेयर पर ब्लॉक डील हुई है और ये हिस्सा बिकवाली करीब 11,600 करोड़ रुपए की रही है। ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी का आईटीसी में करीब 20.31% स्टेक है और 3.5% हिस्सा इन्होंने मार्च 2024 में भी बेचा था, जो कि 17,491 करोड़ रुपए का था। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड डील थी ये, मतलब ब्लॉक डील थी इंडियन हिस्ट्री में। सर, ये ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी, ये BAT के नाम से आती है कंपनी, इसका एग्जिट धीरे धीरे हो रहा है। ये आईटीसी के एज एन शेयर होल्डर किस तरह का इम्पैक्ट डालना चाहिए कि वो निकल रहे हैं तो फ्री फ्लोट बढ़ेगा, या बड़े प्लेयर्स दूसरे आ रहे हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगा मार्केट? तो देखिए क्या होता है ना कि आप एक जगह अगर इन्वेस्टेड रहते हैं, आप एक टारगेट्स के साथ, एक वैल्यूएशंस के साथ आते हैं, और जैसे ही आपको एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दिखता है और करंट इन्वेस्टमेंट में आपको एक सेंस ऑफ सैचुरेशन एज पर योर एक्सपेक्टेशंस दिखता है, यू टेंड टू एग्जिट एंड यू टेंड टू स्विच। हम लोग भी करते हैं ऐसा। बट क्या ये आईटीसी के लिए एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा कि अच्छी बात है। हम जिस तरीके से अब इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, हम लोग का जो एक्सपोजर इसमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सर आईटीसी आप देखिए कितना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। अभी तक इसमें से सिर्फ एक चीज बाहर निकली, आईटीसी होटल। अभी इसका पूरा बिजनेस का डीमर्जर, बार बार हम बातें सुनते भी हैं और आपको आते हुए देखेंगे, बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होगी। इस डील को आप ओवररीड ना करें। और सर आज के हम डाउन साइड में एक और चीज देख सकते हैं कि ये डील का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ 7 रुपए 85 पैसे का एक डिविडेंड भी है जो इसमें से आज निकला है। आज ये एक्स डिविडेंड हुआ है। तो इस हम्म। पर्टिकुलर फॉल जो आप 12 रुपए का देख रहे हैं ना, उसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और नॉट टू फॉरगेट, ये सर अभी और आएंगे कुछ टाइम में। जैसे ही आईटीसी थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये और अभी अपनी सेलिंग करेंगे। उसके चलते हो सकता है फॉर 2 to 3 क्वार्टर्स आपको आईटीसी कोई बहुत ही मैजिकल मूवमेंट ना करता हुआ दिखे। मगर आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी सिचुएशन को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। और मैं कहूंगा करंट लेवल्स पे अगर आप चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बेट के हिसाब से आईटीसी में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईटीसी पर पोजीशन बना सकते हैं। अब देखिए, अब रचित भाई थोड़ा सा फॉर्म में आ रहे हैं। रचित भाई थोड़ा टीज कर रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ, सॉरी। सर कोई परेशानी नहीं है। सफेद दाढ़ी जो मैं देख रहा हूं मेरी, वो मुझे ज्यादा परेशान कर रही है अब। नहीं, रचित जी, बस अब ना 2-3 मिनट में अब हम लोग रिजल्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको क्या आउटलुक है। उसके बाद फिर दर्शकों के सवालों पर चलते हैं। V2 रिटेल, मैं फटाफट से रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू कंपनी का 68% अप रहा, नेट प्रॉफिट 79% अप आया है, एबिटा में करीब 84% का जंप, और मार्जिन्स भी ठीक ठाक आए, करीब 100 बेसिस पॉइंट के। सर, V2 रिटेल पर आपकी राय? देखिए V2 रिटेल की हम जो बात कर रहे हैं, आप देखिए इस रिजल्ट के बाद ये जिस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, हम्म। थोड़ा सा ऑफ हाइज आपको आता हुआ दिखाया है, बट नथिंग टू वरी। जिस तरीके से ये पॉइज्ड है, अगर आपके पास पोजीशन है आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट की अगर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ 2160 रुपए का लेवल आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करें। अगर
मीडियम टर्म की आपकी पोजीशन है तो आप थोड़ा सा और लंबा इसको होल्ड कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी अपनी पोजीशन दिखा रहा है, एक बार आपको 2280 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। और फ्रेश पोजीशन अगर इस रिजल्ट के बाद कोई बनाना चाहेंगे तो मैं उनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, अभी थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। जब अपसाइड के बाद या यहां से भी मार्केट की वॉलेटिलिटी चलते हुए इसमें करेक्शन आपको देखने को मिले तो ऑड 1740 से 1760 के बीच में आप पोजीशन बनाएं। स्टॉक अब एक अच्छे अपसाइड के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं इसमें दर्शकों को बता दूं, इनका जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है। उसमें सीजनलिटी के हिसाब से इनका बेस्ट क्वार्टर होता है दिसंबर का क्वार्टर। आप पिछले 3 साल का मैं देख रहा हूँ, दिसंबर क्वार्टर ही बेस्ट क्वार्टर है। अब इसमें है क्या कि दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए 4% नीचे गिर गया कि जी क्यू ऑन क्यू रिजल्ट थोड़े वीक आ गए। लेकिन कुछ शेयर जो होते हैं, जो कुछ कंपनियाँ होती हैं, उनका क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं देख पाते, हमें वाई ओ वाई देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सीजनलिटी एडजस्ट होती है। कि अगर सीमेंट कंपनी का आप जुलाई सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो हमेशा ख़राब दिखेगा। अगर आप उसको अक्टूबर दिसंबर से कंपेयर करेंगे या उसके Q1 के नतीजे से कंपैरिजन करेंगे तो Q2 हमेशा वीक दिखेगा। मॉनसून आता है, बारिश होती है, सीमेंट की डिमांड ही नहीं होती है, तो आपको उसका वाई ओ वाई ही कंपैरिजन करना पड़ता है। इसीलिए इसी तरह से ये कंपनी है, तो इसके वाई ओ वाई कंपैरिजन पर ही ज़्यादा जाएं तो बेहतर रहेगा सर। लेकिन ITI इसमें वाई ओ वाई कंपैरिजन जरा बढ़िया लग रहा है। रेवेन्यू 74% बढ़ा और नेट लॉस अब बहुत तेज़ी से श्रिंक हुआ। 239 करोड़ का लॉस था पिछले साल, अब ये केवल 4.4 करोड़ का रह गया। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एबिटा लॉस भी इनका लास्ट ईयर 174 करोड़ का था, जो कि अब घट के 28.2 करोड़ रुपए रह गया। ये ITI के टर्न अराउंड होने का संकेत है सर, क्योंकि इनको नवंबर में ऑर्डर मिले थे, उसके बाद ये शेयर भागा भी और आज 7% ऊपर है। अभी क्या करें सर? देखिए सर, जिस तरीके से ये पॉइज्ड है ना, अब आपका ये कहना भी सही है कि एक टर्न अराउंड का सिग्नल दे रहा है। और मैं समझता हूँ अब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपको ये सिग्नल वेरीफाई करने का मौका भी मिल जाएगा। उनके पहले ही बट जिस तरीके से ये स्टॉक मूव कर रहा है, अभी आपको 364 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। लोअर लेवल से एक बहुत अच्छी तरीके से अपसाइड पे जा रहा है। अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन ले रखी है तो उन लेवल से प्रॉफिट बुक करें। अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, या तो और लंबा वेट कर लें, इसके रिजल्ट्स आने दें। अदरवाइज मीडियम टर्म की लोअर लेवल पे पोजीशन पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, 390 लेवल्स पे ये स्टॉक थोड़ा सा आपको एक लंबा समय बिताता हुआ दिख सकता है। तो मीडियम टर्म के टाइम लाइन के लिए 390 के लेवल्स पे आता है, वहां पे 40 to 45% पोजीशन अपनी ऑफलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला शेयर सर NMDC, यहाँ पर रेवेन्यू करीब 8% बढ़ा और नेट प्रॉफिट 5% बढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम आई जब मार्जिन्स और एबिटा देखा। एबिटा करीब 2.5% डाउन है और मार्जिन्स करीब 310 बेसिस पॉइंट डाउन है, 32.4% से गिरकर 29.3% आए। सर कैसे देखें NMDC को? देखिए सर, एक चीज है, इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा कोई एक उम्मीद नहीं मिलती है। और जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं मार्जिन्स में थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिला है, समहाउ एक्सपेक्टेड तो था, बट स्टॉक उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी पोजीशन नहीं है फॉर द टाइम भी लोअर लेवल्स का इंतजार कर लें। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो जैसे मार्केट के मोमेंटम चलते हुए ये 77 से 78 की रेंज में आता है, यू कैन स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है सर। नेक्स्ट रिजल्ट BDL के यानी कि भारत डायनेमिक्स के, जहां पर कि रेवेन्यू में तो एक बेहतरीन जंप देखने के लिए मिला 112% का। लेकिन यही इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम भी है कि जब आप इतना रेवेन्यू जंप दिखा देते तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है, वो नहीं हो पाई। नेट प्रॉफिट 6% गिर गया और अगर आप देखेंगे तो इनका एबिटा भले ही 4% ऊपर आया, अब 112% रेवेन्यू जंप होने के बाद तो एबिटा 311 करोड़ से बढ़कर केवल 322 करोड़, मतलब रेवेन्यू तो 850 करोड़ से बढ़कर 1800 करोड़ पहुंच गया, 1000 करोड़ बढ़ गया। लेकिन एबिटा केवल 4% बढ़ा और मार्जिन्स तो आधे रह गए, ऑलमोस्ट 36.6% से गिरकर 17.9% रह गए हैं। सर काउंटर 3% नीचे है, लेकिन इसको डिफेंस होने का जो टीका लगा हुआ है इसके माथे पर कि आप डिफेंस शेयर हो, इसलिए आप ज़्यादा नहीं गिर सकते। आज यही कारण है केवल 3% की गिरावट है सर, पनिशमेंट कम मिला है। अगर कोई और शेयर होता तो आज उसको 15-20% कर देते उसका काम।
नहीं सर, इसमें ना एक चीज देखने वाली बात ये हो जाती है कि एट टाइम्स वी आल्सो नीड टू स्टडी एज टू व्हाई द मार्जिन्स हैव कम डाउन, या क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सर एक चीज ये है कि ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि डिफेंस का टीका लगा हुआ है, सर डिफेंस का टीका तो लगा हुआ भी है, मगर थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर हमारे जो पूरे सेक्टर को एक अपना ताकत और महारत दिखाने का मौका मिला। उसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस सिचुएशन में भारत डायनेमिक्स भी रहा है, क्योंकि सर इनके जो ड्रोन्स है और मैनलेस जो एरियल मूवमेंट करने वाले आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, और उसके चलते इनके इंटरनेशनल ऑर्डर बुक्स भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये बात सही है आपकी कि डिफेंस का टीका लगा हुआ है। मार्जिन में प्रॉब्लम जरूर देखने को मिली है, बट इन क्वार्टर्स टू कम वो भी आपको इंप्रूव होती हुई दिख सकती है। बट हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ 3% का ही डाउन साइड दिखा रहा है, क्या और ये डाउन साइड नहीं दिखा सकता? मैं इस पे थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशियस जरूर दूंगा आपको, कि अब ये जिस तरीके का एक ट्रेंड दिखा रहा है और रीसेंट मूवमेंट, रीसेंट लो से जो इसने मूवमेंट रजिस्टर किया है, बहुत ज्यादा बुलिश स्टांस मत रखिएगा। अभी एक अपसाइड के पहले देर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी की टाइम पे करेक्शन के चपेट पे आके ये 1740 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छा अपसाइड दिया है, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच ज्यादा ही हो गया है, एक करेक्शन और एक अच्छा रेवेन्यू रिजल्ट, अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक स्टांस हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप निकल जाएं, बट मैं ये कहूंगा कि फ्रेश पोजीशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो 1740 के आसपास अपनी पोजीशन बनाने की सोचें।